लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराध से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निष्ठा और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतरित करने वाले न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए। यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है। किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवस्था में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। 11 दिसंबर 1992 को भारत द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकारों का संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सभी राज्य पक्षकारों से यह अपेक्षा करता है कि वे का किसी बालक के किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाए जाने के लिए उत्पीड़न या उत्प्रेरणा, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालक के शोषणात्मक उपयोग से और अश्लील क्रियाकलापों और सामग्रियों में बालकों के शोषणात्मक उपयोग करने को सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपायों को द्वारा रोके। तीसरा है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है। इसकी महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बालक दुरुपयोग संबंधी अध्ययन भारत 2007 से पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों का वर्तमान विधियों में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों के लिए न तो विशेष रूप से उपबंधित किया गया है, न ही उन्हें पर्याप्त रूप से शासित बनाया गया है। बालकों के हितों की पीड़ित और साक्षी दोनों के रूप में रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। यह महसूस किया गया है कि बालकों के प्रति अपराधों को स्पष्टतः परिभाषित किए जाने और प्रभावी निवारक के रूप में अनुरूप शास्त्रों के माध्यम से उनका विरोध करने की आवश्यकता है। चौथा है, अतः यह प्रस्ताव है कि अन्य बातों के साथ बालकों पर लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के हित और उसके हित और भले की रक्षा के लिए रिपोर्ट करने, साक्षी के अभिलेख, अपराधों के अन्वेषण और विचारण के लिए बाल अनुरूप प्रक्रियाएं समाविष्ट करने या सम्यक रूप से ध्यान देते हुए और ऐसे अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए एक स्वतः पूर्ण व्यापक विधान अधिनियमित किया जाए। 5 विधेयक सभी बालकों के लैंगिक दुरुपयोग और शोषण से रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण के अधिकार प्रवर्तन में योगदान देगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषाएं इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। गुरुतर प्रविष्टि लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 5 में बताया गया है। गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 9 में बताया। सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल
अभिप्रेत है। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। बालक संबंधी अश्लील साहित्य से किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है। कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसे लगे और सजित, रूपांतरित या परिवर्तित हिंदू बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है। घरेलू आकृति भी है। ड़ा है घरेलू संबंध का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का 43 की धारा 2 के खंड 4 में है। प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 3 में है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। धार्मिक संस्था का वही अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था अधिनियम 1988 41 में है। लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो 7 में है। लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ होगा जो 11 में साक्षी गृहस्थी से ऐसी साक्षी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदार में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है। विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त संसूचनाओं या अधिनियमितों में है। ये हो गया। अब है अध्याय 2 है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। तीसरा है प्रवेशन लैंगिक हमला। कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि अपने लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा में प्रवेश करता है, बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या बी है किसी वस्तु या शरीर से किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या सी है बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या डी है बालक के लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। चौथा है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। दूसरा है जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष तक की हो सकेगी किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति से शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 3 है उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्याययुक्त और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित की चिकित्सा एवं और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का है जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है या किसी थाने के परिसरों में चाहे वह उस पुलिस थाने में उपस्थित हो या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या खा जो कोई सशस्त्र बल करता है जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल सदस्य होते हुए बालक पर ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है या बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई लोक सेवक होते हैं किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह संरक्षण गृह संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध
या कर्मचारी वृंद ऐसे जेल प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ई है जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट हो का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या एफ है जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था या प्रबंधन या कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जी है जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। स्पष्टीकरण, जहाँ किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, वहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कालित किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था। आगे है जो कोई ऐसे जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संचारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक की घोरोपति कारित करते हुए शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके ज्ञानेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक रूप से अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड ड़ा के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा हरास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। दूसरा है बालिका की दशा में वह लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है। तीसरा है बालक मानव प्रतिहराश विषाणु या किसी अन्य ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हरास कर सकेगा। चौथा है बालक की मृत्यु हो जाती है। या जो कोई किसी बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधन या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई यह जानती हुए कि बालिका गर्भ से है बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। या जो कोई सामुदायिक या प्रांतिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति के स्थिति या उस प्रकार के किन्हीं भी स्थितियों के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दूषित किया गया है। या जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यह कहा जाता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड 6 में है। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के कारावास होगा तक की हो सकेगी। दंडित किया जाएगा, जुर्माने का विधायी होगा, मृत्यु से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। 7 है लैंगिक हमला। जो कोई लैंगिक हमले से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को
स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि लिंग को स्तन स्पर्श करता है या लैंगिक आशा से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिससे प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है या कहा जाता है। 8 लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। गुरुतर लैंगिक हमला धारा 9। जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है या ऐसे थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा जहां वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो लैंगिक हमला करता है। या जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है या सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या जहां वह सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो लैंगिक हमला करता है। या जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है या जो कोई किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी प्राइवेट हो प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था धार्मिक संस्था प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है। स्पष्टीकरण। जहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उसके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा किया गया था। या जो कोई बालक पर आयुध घातक आयुध अग्नायुध गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक को घोरोपति कारित करते हुए शारीरिक रूप से नुकसानी और क्षति करते हुए उसके ज्ञानेंद्रियों को क्षति करते हुए लैंगिक हमला करता है। या जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक रूप से अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड 8 के अधीन यथा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। या बालक मानव प्रतिच्छाहराश विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा। या जो कोई बालक की मानसिक शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक पर एक से अधिक बार लैंगिक हमला करता है। या जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो कोई बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था या स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। जो कोई गृह बालक के न्यासी प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक के किसी संस्था या गृह में या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है। या जो कोई यह जानते हुए कि बालिका गर्भ से बालिका पर लैंगिक हमला करता है या
जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, या जो कोई सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता है, या जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषित किया गया है, या जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शित करता है, या जो कोई इस आशय से कोई बालक प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन के लिए शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे कि बालक को कोई मादक द्रव्य, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ लिए जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, फुसलाता है, प्रपीड़न करता है या देने के लिए किसी को निर्देश देता है या लिए जाने के लिए सहायता करता है, वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है, या कहा जाता है 10 है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 11 का कुछ कट गया है तो 11 में है लैंगिक उत्पीड़न। कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से पहला है कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। या दूसरा है इसमें किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति को द्वारा देखा जा सके। तीसरा है अश्लील प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडियम में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है या बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंकीय या किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है, देखता है, संपर्क करता है या बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म अंकीय किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है या अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोषण करता है। कोई प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय अंतर्वलित है तथ्य का प्रश्न होगा। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। अध्याय 3 अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। जो कोई किसी बालक का मीडिया के जिसमें टेलीविज़न चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप और मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है। किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: किसी बालक के ज्ञानेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारिषण, प्रकाशन, शुक्र और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या किसी
अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है। 14 अश्लील प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह ऐसी कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। दूसरा है, जो कोई उपधारा 1 के अधीन अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 3, 5, 7, 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा वह उक्त अपराधों के लिए धारा 1 में उपबंधित दंड से अतिरिक्त क्रमशः 4, 6, 8, 10 के अधीन भी दंडित किया जाएगा। 15 है, बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधित अश्लील साहित्य को साझा या पारित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभियुक्त प्राधिकारी को जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में असफल होता है वह 5,000 रुपये से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा दायी होगा। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के लिए जो विहित किया जाए किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तीसरा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है रखता है वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अध्याय 4, किसी अपराध का दुष्प्रेरण उसको करने का प्रयत्न। किसी अपराध का दुष्प्रेरण, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, दूसरा उस अपराध को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में उस अपराध को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या लोग घटित हो जाए अथवा तीसरा उस अपराध के किए जाने के किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा सहायता करता है। स्पष्टीकरण, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यवदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण, जो कोई या तो कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है तद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 3 है, जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता है या संदायों को देने या प्राप्त करने का अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है, उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है यह कहा जाता है। दुष्प्रेरण के लिए दंड, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। किसी अपराध को करने के
प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, किसी अपराध को करवाएगा, उससे ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के लिए तक की हो सकेगी, अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। अध्याय 5 है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। अपराधों की रिपोर्ट करना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थायी पुलिस उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी, लेखबद्ध की जाएगी, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। सी है पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी। तीसरा है जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा की गई है, उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे बालक अभिलिखित की जा रही है अंतर्वस्तु को समझ सके। चौथा है यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हता अनुभव रखता है हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो भेद की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा। 5 है जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है देखरेख संरक्षण की आवश्यकता है, तब रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को लिखबद्ध करने के पश्चात तो उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है रखने की तुरंत व्यवस्था करेगी। 6वां है विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदावृत नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं। साथ ही उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक की गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई दायित्व अवगत नहीं होगा। 20 है मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु के किसी माध्यम के उपयोग से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है। यथास्थिति विशेष किसी पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। 21 है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने को विफल करने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा है जहां किसी कंपनी या किसी संस्था चाहे जिस नाम से ज्ञात हो का भार साधक कोई व्यक्ति जो 21 देखते हैं फिर से कि मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा 1 धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भांति के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरा है किसी कंपनी या किसी संस्था चाहे जिस नाम से ज्ञात हो का भार साधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के
किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तीसरा, उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे। 22 मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्दाबित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने की एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। 22 का ए हो गया। अब 22 का 2 है, जहाँ किसी बालक द्वारा जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहाँ ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा, वह मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्प्रेरित हो, वह ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। मीडिया के लिए प्रक्रिया। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अधिलंघन होना प्रभावित होता है। किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोसी या कोई अन्य विशिष्टियाँ भी हैं जिससे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी। परंतु ऐसे प्रकरणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है। मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोगों के लिए उत्तरदायी होगा। चौथा है, कोई व्यक्ति जो धारा 1, 2 के उपबंधों के उल्लंघन करेगा किसी भांति की कार्रवाई से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किए जाने के लिए दायी होगा। चौबीस बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया। 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या अपनी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्योन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी नहीं होगा। तीसरा है, अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए। चौथा है, किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में ऐसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 5 है, किसी पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो। 25 से मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा। परंतु संहिता की धारा 126 की धारा 1 के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध जहां तक वह अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगा। परंतु संहिता की धारा 164
की उपधारा 1 के प्रथम परंतु में अंतर्विष्ट उपबंध जहाँ तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है इस मामले में लागू नहीं होगा। दूसरा, मजिस्ट्रेट उच्च संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर बालक और उसके माता पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करेगा। 26 से अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसके माता बालक का भरोसा या विश्वास से उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या दुभाषी की जो ऐसी अर्हताएं अनुभव रखते हों और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित किए जाएं सहायता ले सकेगा। 3 है, यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक का बालक से संपर्क की रीति में से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की जो ऐसी अर्हताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। 4 है, जहां संभव है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए। बालक की चिकित्सीय परीक्षा, उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध में इसे अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है इस बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 164 का के अनुसार की जाएगी। यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो। 4 है, जहां अपराध 3 में निर्दिष्ट बालकों के माता पिता या अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी। 28 विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। अध्याय 7 है, विशेष न्यायालय। 28 विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए उस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अवहित करेगी। परंतु यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। दूसरा है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। तीसरा है, इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2004 में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67 खा के अधीन अपराधों का जहाँ तक वे किसी कृत्य का व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारिषण से संबंधित है बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं विचारण करने की अधिकारिता होगी। 29 से कतिपय अपराधों को विचारण अपराधों के बारे में अवधारणा जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरित किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। तीसरा है, आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की अवधारणा करेगा किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं है।
दूसरा है इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किए जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है, और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभावता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है। स्पष्टीकरण: इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतुक किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है। 31 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध जमानत और बंधपत्र विषयक उपबंधों सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होंगे। उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। 32 विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने 7 वर्ष से न्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। तीसरा है, इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड 5 के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। अध्याय 8 है, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। 33 है, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। 2 है, यथास्थिति विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। 3 है, विशेष न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। 4 है, विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थित अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा। 5 है, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। 6वां है, विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। 7 है, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए, परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए बालक की पहचान में बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे। 8 है, समुचित मामलों में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या ऐसे बालक को तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निर्देश दे सकेगा जो विहित किया जाए। 9 है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो, यथा साक्ष्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। चौथे से बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया: जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा किसी आयु के बारे में स्वयं यह समाधान करने के पश्चात किया जाएगा। वैसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चातवर्ती सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं है। 35 से बालक के साक्षी को अभिलेखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। बालक के साक्षी को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलेखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण यदि कोई हो विशेष न्यायालय द्वारा अभिलेखित किए जाएंगे। विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। 36 से साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलेखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। दूसरा है उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलेखित कर सकेगा। 37 से विचारण का बंद कमरे में किया जाना। विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है, परंतु जहाँ विशेष न्यायालय की राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर की जाने की आवश्यकता है, वहाँ वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्रवाई करेगा। 38 से जब बालक का साक्ष्य अभिलेखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलेखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषी जो ऐसी अर्हता अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। दूसरा है यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलेखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति का उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ जो ऐसी अर्हता अनुभव रखता हो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए की सहायता ले सकेगा। प्रकीर्ण 39 से विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं जैसे सरकारी संगठनों और वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विकास में ज्ञान है, बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर संयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगी। 40 से विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 301 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद की विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे, परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्रकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। 41 से विधिक कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू न होना। 3 से 13 तक दोनों सम्मिलित तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता पिता संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों। 42 है अनुकल्पिक दंड। जहाँ किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 166 का 354 का खा गा घा 370 375 76 76 का खा खा घा गा घा 376 घा खा घा खा ड़ा 509 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 21 की धारा 67 खा के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध घटित होता है, वहाँ तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।
42 का है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता पिता, संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी है, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग यथास्थिति। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-6 का 4 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग उस अधिनियम के अधीन उनको समनिर्देशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग ऐसे रीति से जो विहित की जाए करेंगे। दूसरा है उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्ति होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-6-4 के अधीन निहित की गई हैं। तीसरा उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-6-4 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। विशिष्टता। पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। अर्थात धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन किसी बालक को सम्मिलित करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की रीति। 15(2) के अधीन किसी बालक को सम्मिलित करने वाली किसी भी रूप में अश्लील सामग्री के बारे में रिपोर्ट करने की रीति। 19 की उपधारा 4, 26 की उपधारा 2, 3, 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषी किसी विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अर्हताएं और अनुवाद तथा संदेह फीस। गा है धारा 33 की उपधारा 8 के अधीन धारा 33 की उपधारा 8 के अधीन प्रतिकर का संदाय। घा है धारा 44 की उपधारा 1 के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मॉनिटरिंग की रीति। 3 है इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में भी प्रभावित होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले किए गए किसी बात को विधिमान या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 46 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन ऐसा धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। दूसरा है इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ये अनुसूचियां हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे देख सकते हैं। नियम 2020 केंद्रीय सरकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012 की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात संक्षिप्त नाम प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 है। ये नियम राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का अधिनियम से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का 32 अभिप्रेत है। जिला बालक संरक्षण एकक DCPU से किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है। विशेषज्ञ से अभिप्रेत मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, बाल विकास या अन्य सुसंगत विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति जिसकी संप्रेषण क्षमता अधिघात निःशक्तता या किसी अन्य मेधता से प्रभावित ऐसे बालकों के साथ संप्रेषण को सुकर बनाने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षक से सीखने और संवाद की चुनौतियां भावात्मक और व्यवहारिक मुद्दों, शारीरिक निःशक्तताओं और विकास परक मुद्दों सहित तरीकों से बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं का समाधान करके निःशक्त बालकों से संप्रेषण करने की प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत हैं। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जैसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड धा में परिभाषित किया गया है। बालक के संप्रेषण के तरीके से परिचित व्यक्ति का अर्थ है बालक के माता पिता, परिवार का सदस्य, बालक के साझा परिवार का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक विश्वास और भरोसा रखता है, जो उस बालक के संप्रेषण के विशिष्ट तरीके से परिचित है और जिसकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होती है या हो सकती है। सहायक व्यक्ति से नियम 4 के उपनियम 7 के अनुसार बालक कल्याण समिति द्वारा जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक को सहायता प्रदान करने के लिए नियत व्यक्ति या अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में पूर्व प्रशिक्षण या प्रशिक्षण प्रक्रिया में बालक की सहायता करने वाले कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों पर परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं। जानकारी का सृजन और क्षमता निर्माण। केंद्रीय सरकार या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार बालकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए आयु अनुकूल शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: उनकी शारीरिक और आभासी पहचान की सुरक्षा, उनकी भावात्मक, शारीरिक, मानसिक भलाई की रक्षा करने के लिए उपाय, लैंगिक अपराधों से निवारण और संरक्षण, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सेवाओं सहित रिपोर्टिंग तंत्र, अधिनियम के अधीन अपराधों की प्रभावी निवारण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और लैंगिक साम्य को अंतर्निविष्ट करना। दूसरा है सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवनों, सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और महाविद्यालयों, बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों, सभा स्थलों, हवाई अड्डों, टैक्सी स्टैंडों, सिनेमा हॉलों और ऐसी अन्य प्रमुख स्थानों पर संबंधित सरकारों द्वारा उपयुक्त सामग्री और सूचना प्रसारित की जा सकेगी तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे आभासी स्थानों में उपयुक्त रूप में भी प्रचारित की जा सकेगी। तीसरा है केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार संभावित जोखिम और अनियमितताओं, दुर्व्यवहार के संकेतों, अधिनियम के अधीन बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ ही बालकों के लिए उपलब्ध सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी फैलाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगी। 4 है बालकों के आवास, बाली या स्कूलों, क्रेचों, खेल अकादमियों, बालकों के लिए किसी अन्य सुविधा सहित बालकों के नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को बालकों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी शिक्षण या गैर शिक्षण नियमित या संविदात्मक या ऐसे संस्थान का कर्मचारी होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति की समय समय पर पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक सुरक्षा और संरक्षण पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आवधिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। 5 है संवैधानिक सरकारें बालकों के विरुद्ध हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत के आधार पर एक बालक संरक्षण नीति तैयार करेगी, जिसका बालकों के लिए कार्य करने वाले या संपर्क में आने वाले सभी संस्थाओं, संगठनों या किसी
अन्य एजेंसियों द्वारा पालन किया जाएगा। 6वां है केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बालकों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे नियमित हो या संविदात्मक, समय समय पर बालक सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक करने और अधिनियम के अधीन उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदीकरण कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पुलिसकर्मियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संबंधी विशेषज्ञों में उनकी क्षमता के निर्माण हेतु नियमित आधार पर अभिविन्यास कार्यक्रम और गठन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। बालक की देखभाल संरक्षण के बारे में प्रक्रिया, जहां किसी विशेष किशोर पुलिस एकक या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन बालक सहित किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है। ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरा प्रकटित करेगी: अपना नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर, सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम, पदनाम, संपर्क का ब्यौरा। यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध होने के बारे में ऐसी कोई सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को प्राप्त होती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन ऐसी सूचना की तुरंत एमजेपीयू का स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट करेगी। तीसरा है, जब किसी एमजेपीयू का स्थानीय पुलिस जैसा भी मामला हो को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कोई अपराध जो किया गया हो या करने का प्रयत्न किया गया हो या किए जाने की संभावना के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित प्राधिकारी करेगा। जहां लागू दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड और दर्ज करने की कार्यवाहियां और ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उक्त संहिता की धारा 154 की उपधारा 2 के अनुसार उसकी एक प्रति निःशुल्क प्रतिलिपि देना। जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 5 इन नियमों के अधीन आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और आवश्यकता हो तो नियम 6 के अनुसार बालक की ऐसी देखभाल की पहुंच की व्यवस्था करना। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बालक को चिकित्सीय परीक्षा हेतु अस्पताल ले जाना। यह सुनिश्चित करना कि फॉरेंसिक प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए एकत्र किए गए नमूनों को तुरंत फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाए। बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को परामर्श सहायक सेवाओं की उपलब्धता की सूचना देना और इन सेवाओं अनुतोष प्रदान करने वाले लोगों से संपर्क करने की उनकी सहायता करना। बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम की धारा 40 के अनुसार बालक के विधिक सलाह और वकील के अधिकार तथा वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचित करना। 4 है, जहां एमजेपीयू या स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन सूचना प्राप्त होती है और उसे उक्त युक्त आशंका है कि अपराध बालक की या उसके साझी घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है, प्रयत्न किया गया है, किए जाने की संभावना है। बालक किसी बाल देखरेख संस्थान और माता पिता के बिना रह रहा बालक बेघर माता पिता के बिना पाया जाता है तो संबंधित एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बालक को संबंधित बालक कल्याण समिति इसके पश्चात DWC कहा गया है के समक्ष लिखित कारणों में कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 5 के दिन देखभाल और सुरक्षा की अपेक्षा है और CWC द्वारा विस्तृत आकलन के अनुरोध सहित प्रस्तुत करेगी। 5 है, उपनियम 3 के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित DWC किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसार
3 दिनों के भीतर या तो स्वयं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से यह निर्णय निर्धारित करेगा कि क्या बालक को बालक के परिवार या साझा घर की अभिरक्षा से बाहर निकालना और बालक गृह या आश्रय गृह में रखा जाना आवश्यक है। छठा है उपनियम 4 के अधीन निर्धारण करते समय WC निम्नलिखित विचारों के संबंध में बालक के सर्वोत्तम हितों के साथ मामले पर बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी प्राथमिकता का राय को ध्यान में रखेगा, अर्थात माता पिता दोनों में से एक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है कि बालक को चिकित्सा जरूरतों परामर्श सहित तत्काल देखभाल और संरक्षण आवश्यकता को प्रदान करने की क्षमता। दूसरा है बालक के माता पिता परिवार विस्तारित परिवार की देखभाल में रहने वाले उनके साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता। बालक की उम्र, परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, बालक की नैतिकता यदि कोई हो, पुरानी बीमारी जिससे बालक पीड़ित हो सकता है, बालक के परिवार के समस्त सदस्य सहित पारिवारिक हिंसा का कोई इतिहास और कोई अन्य सुसंगत कारक जो बालक के सर्वोत्तम हितों पर असर डाल सकते हैं। परंतु ऐसा निर्धारण करने से पूर्व इस तरह से जांच की जाएगी कि बालक को अनावश्यक रूप से चोट या असुविधा न पहुंचे। सातवां है बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा है, विश्वास और जिसके साथ बालक रह रहा है जो ऐसे निर्धारण से प्रभावित होता है को सूचित किया जाएगा कि ऐसे निर्धारण पर विचार किया जा रहा है। 8 WC अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 6 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उपनियम 5 के अधीन किए गए उसके निर्धारण के आधार पर बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा विश्वास है की सहमति से जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालक को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध करा सकता है और बालक को एक सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराने के बारे में JPU का स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करेगा। 9वां है सहायक व्यक्ति हर समय उस बालक से संबंधित सभी सूचना और जिन पर उसकी पहुंच है की गोपनीयता बनाए रखेगा और वह बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक, अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाओं और संभावित परिणामों सहित मामले की कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगा। सहायक व्यक्ति बालक को न्यायिक प्रक्रिया में सहायक व्यक्ति की भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त के संबंध में बालक की सुरक्षा के बारे में बालक को होने वाली किसी भी चिंता और सहायक व्यक्ति द्वारा बालक की गवाही देने के तरीके से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए। 10 है जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है तो SJPU का स्थानीय पुलिस ऐसा दायित्व सौंपने के 24 घंटे के भीतर विशेष अदालत को लिखित में सूचित करेगी। 11 है बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या वह व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है के अनुरोध पर CWC द्वारा सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और समाप्ति का अनुरोध करने वाले बालक को ऐसे अनुरोध का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। विशेष अदालत को ऐसी सूचना लिखित दी जाएगी। CWC जांच के पूरा होने पर सहायक व्यक्ति से शारीरिक, भावात्मक, मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित पारिवारिक स्थिति और आघात से बचाव की दशा में प्रगति सहित बालक की स्थिति और देखभाल के संबंध में मानसिक रिपोर्ट मांगेगा। मनोवैज्ञानिक देखभाल परामर्श सहित बालक को आवश्यकता आधारित निरंतर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सहायक व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के साथ संलग्न करेगा। बालक की शिक्षा को पुनः चालू करना जारी रखना, अपेक्षित होने पर बालक को नए स्कूल में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेगा। 13 है बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसमें बालक को भरोसा, विश्वास और सहायक व्यक्ति नियुक्त किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त की गिरफ्तारी फाइल, आवेदन, न्यायालय की अन्य कार्रवाइयों सहित घटनाक्रम के बारे में सूचित करना SJPU या स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होगी। 14 है SJPU या स्थानीय पुलिस की बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम का तत्समय लागू
किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध उनकी हकदारियों और सेवाओं के बारे में प्रारूप के अनुसार सूचित करेगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के 24 घंटों के भीतर प्रारूप खा में प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट को पूरा करेगा और इसे CWC को प्रस्तुत करेगी। 15 है बालक और बालक के माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को SJPU स्थानीय पुलिस या सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना सम्मिलित है, किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक और निजी आपातकालीन और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता, आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक कदम, पीड़ित से प्रतिकर लाभों की उपलब्धता, पीड़ित को सूचित करने के औचित्य और अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि विस्तार तक अपराध के अन्वेषण की प्रायः स्थिति, संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी, संदिग्ध अपराधी के विरुद्ध आरोप फाइल करना, न्यायालय की कार्रवाइयों की अनुसूची जिसमें बालक या तो उपस्थित होगा अपेक्षित है या तो वह भाग लेने का हकदार होगा, आपराधिक या संदिग्ध अपराधी की जमानत, निर्मुक्ति और निरोध की प्रायः स्थिति, परीक्षण के पश्चात अधिमत का प्रतिपादन और अपराधी को अधिरोपित दंडादेश। 5 है दुभाष या अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति। प्रत्येक जिले में DCPU अधिनियम के प्रयोजन के लिए दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा। SJPU स्थानीय पुलिस मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को आवश्यक होने पर यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4, 26 की उपधारा 3, 4 तथा 38 के नियम 4 के प्रयोजन के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव क्रमशः इन नियमों में इंगित किए जाएंगे। 3 है जहां एक दुभाषी, अनुवादक या विशेष शिक्षक DCPU द्वारा नियम 1 के अधीन रखी गई सूची से अन्यथा नियुक्त है, इस नियम के उपनियम 4 और उपनियम 5 के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं में DCPU विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन प्रासंगिक अनुभव या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषी, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित भाषाओं में धारा प्रवाह होने के साक्ष्य पर शिथिलता दी जा सकती है। 4 है उपनियम 1 के अधीन नियुक्त दुभाषियों और अनुवादकों का बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा बालक की मातृभाषा या स्कूल में कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम होने या दुभाषी या अनुवादक द्वारा बालक के व्यवसाय, वृत्ति या ऐसी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में निवास के माध्यम से ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से के साथ ही राज्य की अधिकारिता भाषा से कार्यात्मक परिचय होना चाहिए। 5 उपनियम 1 के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए संकेत भाषी दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में या विशेषज्ञ के मामले में सुसंगत विषय में प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए। 6 है सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बालक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन या बालक की अभिरक्षा वाले बालक गृह या आश्रय गृह का अधिकारी या DCPU द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है, परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और बालक के माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास हो को अधिनियम के अधीन कार्रवाई के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने के लिए नहीं रोका जाएगा। साथ ही दुभाषी, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम उपनियम 1 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में या अन्यथा नामांकित की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 105 के अधीन किए गए निधियों या DCPU के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा। 8 है इस अधिनियम के अधीन बालक की सहायता के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी दुभाषी, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान किया जाएगा, किंतु जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगी। नए अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के दिन सूचना प्राप्त होने के बाद बालक द्वारा किसी भी स्तर पर दुभाषी, अनुवादक, विशेष
शिक्षक, विशेषज्ञ या सहायक व्यक्ति के देंगे के बारे में व्यक्त की गई कोई प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाए और जहां आवश्यक हो बालक से संसद की सुविधा के लिए ऐसे एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं। 10 दुभाषी अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहयोगी व्यक्ति था अधिनियम के प्रयोजन से सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। बालक के संवाद के तरीके से परिचित व्यक्ति पूर्वाग्रही रहित और निष्पक्ष होंगे और उसके वास्तविक कथित हित संघर्ष का खुलासा करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 282 के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या का अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। 1138 के अधीन कार्यवाही में विशेष अदालतें यह अभिनिश्चित करेंगी कि क्या बालक पर्याप्त रूप से अदालत की भाषा बोलता है और किसी भी दुभाषी अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहायक व्यक्ति या बालक के संवाद के तरीके से परिचित अन्य व्यक्ति जिसे बालक के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त किया गया है किसी हित संघर्ष में शामिल नहीं है। 12 अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी दुभाषी अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति गोपनीयता के नियमों से बाध्य होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 7 पठित धारा 127 के अधीन वर्णित है। 6 चिकित्सा सहायता और देखरेख जब भी कोई एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त की जाती है कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, उसका यह समाधान हो जाता है कि बालक के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे तत्काल चिकित्सा देखरेख सुरक्षा की आवश्यकता तो जैसे भी मामला हो वह अधिनियम या स्थानीय पुलिस ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसे बालक को सबसे निकट के अस्पताल या चिकित्सीय सेवा सुविधा केंद्र में उसके चिकित्सीय देखभाल के लिए ले जाने का प्रबंध करेगी। परंतु यदि अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन अगर अपराध किया गया तो पीड़ित की आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भेजा जाएगा। दूसरा है माता पिता या संरक्षक या जिस पर बालक को विश्वास हो कि उपस्थिति में आपातकालीन चिकित्सीय सेवा इस तरह प्रदान की जाएगी कि बालक की निजता सुरक्षित रहे। बालक को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय सुविधा केंद्र ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व आवश्यक दस्तावेज के रूप में कानूनी या मजिस्ट्रेट की अनुमति या अन्य दस्तावेज की मांग नहीं करेगा। 4 है सेवा प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक की जांच करने के साथ निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा: अन्य चनांग चोटों सहित कटने फटने और चोटों के लिए उपचार यदि कोई हो, पहचान किए गए एसटीटी के लिए पॉलीटैक्सिस सहित यौन संचारित रोगों एसटीडी के संपर्क के आने का उपचार, संक्रमण रोग विशेषज्ञों से आवश्यक परामर्श के बाद एचआईवी के लिए टॉलीलैक्सिस सहित ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संपर्क में आने का उपचार, फ्लू बाइटल बालक और उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें बालक को भरोसा आत्मविश्वास हो कि साथ संभावित गर्भावस्था और आपातकालीन गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। जब कभी आवश्यक हो मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं या अन्य परामर्श या नशीली दवाओं की लत छुड़ाने की सेवा कार्यक्रमों के लिए एक रेफरल का परामर्श किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस की बालक की स्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दे सकेगा। आपातकालीन चिकित्सीय सेवा प्रदान किए जाने के दौरान संग्रह किए गए कोई भी फॉरेंसिक प्रमाण आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 27 के अधीन संग्रह किए जाने चाहिए। साथ ही अगर बच्ची गर्भवती पाई जाती है तो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक बालक और बालक के माता पिता या संरक्षक उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति को गर्भ का चिकित्सीय समापक अधिनियम 1971 और किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार विभिन्न विधिपूर्ण विकल्पों के बारे में परामर्श देगा।
आठे, अगर बच्चा ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन करने का शिकार पाया जाता है तो बालक नशा मुक्ति कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। 9 है, यदि बालक विकलांग दिव्यांग है तो दिव्यांग अधिनियम 2016 के उपबंधों के अधीन उसकी समुचित उपाय और देखरेख की जाएगी। विधिक सहायता और मदद। विधिक सहायता मदद के लिए CWC जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सिफारिश करेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात DLAS कहा गया है। दूसरा है, बालक को विधिक सहायता और मदद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उपबंधों के अधीन प्रदान किया जाएगा। विशेष राहत के लिए भोजन, कपड़ा, परिवहन, अन्य आकस्मिक आवश्यकता यदि कोई हो। DWC उस स्थिति में अपेक्षित आकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है। धारा 354 के अधीन DLAS या राज्य द्वारा उसके निपटारे के लिए रखी गई ऐसी निधि से DW या किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन रखी गई निधि इस तरह की आकस्मिक रकम या भुगतान से DW से प्राप्त सिफारिश की प्राप्ति से 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मुआवजा। प्राथमिक प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत होने के बाद किसी भी स्तर पर बालकों की राहत पुनर्वास के लिए विशेष न्यायालय उचित मामलों में स्वयं या बालकों द्वारा या उसके लिए फाइल किए गए आवेदन पर अंतरिम मुआवजे के लिए आदेश पारित कर सकेगा। बालकों को भुगतान किए गए इस अंतरिम मुआवजे को अंतिम मुआवजा यदि कोई हो तो के साथ सामंजस्य किया जाएगा। दोषी ठहराया जाता है या जब मामले में अभियुक्त निर्दोष करार दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है या अभियुक्त का पता नहीं चल पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है और विशेष न्यायालय के विचार में अपराध के कारण बालक को हानि या चोट पहुंचा तो विशेष न्यायालय स्वयं या बालक द्वारा या उसके लिए दायर आवेदन पर मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 का की उपधारा 2 और उपधारा 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 33 उपधारा 8 के अधीन निम्नलिखित सहित पीड़ित पहुंचे नुकसान या चोट से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर पीड़ित के लिए मुआवजा देने का निर्देश देगा। दुर्व्यवहार का प्रकार, अपराध की गंभीरता और बालक को ही मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता, बालक के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या दोनों पर हुए खर्चे या होने वाले संभावित चिकित्सा उपचार का व्यय, अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक आघात के कारण स्कूल की अनुपस्थिति, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परिरक्षण या किसी अन्य कारण सहित शैक्षिक अवसर की हानि, अपराध के परिणामस्वरूप रोजगार या नुकसान, मानसिक आघात, शारीरिक चोटें, चिकित्सा उपचार, अपराध की जांच और परिरक्षण या किसी अन्य कारण सहित रोजगार की हानि, अपराधी का बालक से संबंध यदि कोई हो। क्या दुर्व्यवहार एक अलग थलग घटना थी? क्या समय के साथ दुर्व्यवहार हुआ था? क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बच्ची गर्भवती हो गई? क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक यौन संचारित बीमारी के संपर्क में आया? क्या अपराध के परिणाम स्वरूप बालक मानव इम्यूनी डिफिशियेंसी वायरस से संपर्क में आया? अपराध के परिणाम स्वरूप बालक में आई कोई दिव्यांगता, पुनर्वास की आवश्यकता अवधारित करने के लिए बालक की वित्तीय दशा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया हो, अन्य कोई कारक जिसे विशेष न्यायालय प्रासंगिक समझ सकता है। 4 है, विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजा का भुगतान राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति निधि या अन्य स्कीम या उसके द्वारा पीड़ित को मुआवजा देने और पुनर्वास करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 का जहां इस तरह की स्कीम और निधि नहीं है वहां तत्समय प्रतिबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन इस प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य सरकार की निधि या स्कीम से किया जाएगा। विशेष न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करेगी। 6 नियमों की कोई बात बालक या बालक के माता पिता या ऐसे बालक की जो अन्य व्यक्ति या भरोसा करता हो और उस पर आत्मविश्वास है को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियमों या स्कीम के अधीन राहत की मांग के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा। 10 जुर्माना अधिरोपण और इसके भुगतान की प्रक्रिया। विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम
जिसे पीड़ित को भुगतान किए जाना हम वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए WCDLAS के साथ समन्वय करेगा। DCPU और मददगार व्यक्ति की सहायता से CWC बैंक खाता खुलवाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए पहचान की सबूत आदि की सुविधा प्रदान करेगा। 11 है बालक को सम्मिलित करने वाली असली सामग्री की रिपोर्टिंग। कोई भी व्यक्ति जिसे बालक को सम्मिलित करने वाली कोई असली सामग्री मिली है या ऐसी किसी भी असली सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित, वितरित, परिचालित, प्रसार की सुविधा प्रदान करने या प्रचारित या प्रदर्शित करने या वितरित होने, सुगम होने या किसी भी तरीके से प्रसारित होने की सूचना मिलती है, वह SJPU या स्थानीय पुलिस को या जैसा ही मामला हो साइबर क्राइम पोर्टल पर सामग्री की रिपोर्ट करेगा और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समय पर जारी किए गए सरकार के निर्देशों के अनुसार SJPU या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल आवश्यक कार्रवाई करेगा। दूसरा, यदि उपनियम 1 में वर्णित व्यक्ति एक मध्यस्थ है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के उपबंध W में परिभाषित है, तो ऐसा व्यक्ति साथ में रिपोर्टिंग की अतिरिक्त, जैसा कि उपनियम 1 के उपबंध किया गया है, ऐसी सामग्री तैयार होने के सृजन स्रोत सहित आवश्यक सामग्री को SJPU या स्थानीय पुलिस या जैसा कि मामले को साइबर क्राइम पोर्टल को सौंपेगा और उक्त सामग्री की प्राप्ति पर SJPU या स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल समय समय पर जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। तीसरा है, रिपोर्ट में उस आकृति का विवरण शामिल होगा जिसमें उस प्लेटफॉर्म सहित ऐसी असली सामग्री देखी गई है और वह संदिग्ध आकृति जिससे सामग्री प्रदर्शित की गई थी और संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई थी। चौथा है, केंद्रीय सरकार विशेष प्रत्येक राज्य सरकार समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट बनाने की प्रक्रियाओं में के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास करेगी। अधिनियम का कार्यान्वयन और निगरानी। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005-6 की राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, जिसे इसके पश्चात NCPR कहा गया है, या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसा भी मामला हो, उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की अभिहित की निगरानी भी है। राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी। गैर सरकारी संगठनों, वितरकों और विशेषज्ञों या बालक की सहायता करने के लिए पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरण और इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपयोग की निगरानी के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बालकों के विकास से जुड़े संबंधित ज्ञान वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के धारा 39 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों के निरूपण की निगरानी। D है, अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की डिज़ाइन तैयार करने और कार्यान्वित करने की निगरानी। अगला है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचना के प्रसार की निगरानी और समर्थन करना, ताकि आम लोग बालकों के साथ साथ उनके माता पिता, अभिभावक अधिनियम के उपबंधों से अवगत हो सकें। CWC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के किसी विशेष मामले की रिपोर्ट मांगना। निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सहित अधिनियम के अधीन की प्रक्रियाओं के अधीन यौन दुर्व्यवहार के मामलों और उनके निपटान के बारे में संबंधित एजेंसियों या स्वयं से जानकारी या आंकड़ा संग्रह करना। अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की संख्या और विवरण, क्या प्रक्रियाओं में शामिल क्राइम फ्रेम सहित अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ित की देखरेख और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था सहित सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण और किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित CWC
सी द्वारा बालकों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के आकलन के बारे में विवरण। अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करना। अधिनियम की निगरानी की रिपोर्ट को NCPCR या SCPCR की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय की शामिल किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के अधीन डेटा एकत्र करने, इस तरह के डेटा को केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार NCPR और NCPR के साथ साझा करने का आदेश प्राप्त है। निरीक्षण 13 है निरीक्षण। इस निरीक्षण से पहले कि कोई बात किए जाने वाले लोग के सिवाय लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण नियम 2012 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रारूप का है सूचना सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालकों का अधिकार। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे देख सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है? तो 15(3) करता है। आंसर नंबर सी है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है। भारत सरकार ने किस तारीख को अंगीकृत किया है? तो 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया है। आंसर नंबर बी। तीसरा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार है। तो कहाँ पर, कब से है? 14 नवंबर 2012 से। 5 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रवृत्त हुआ तो कब से हुआ? ये चौथा है 14 नवंबर 2012 से। और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार है तो कहाँ है? संपूर्ण भारत पर, ये वाला। और तीसरे का है हमारा पहला वाला आंसर और चौथे का है हमारा तीसरा वाला आंसर। 5वां है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन बालक से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो आंसर नंबर सी, 18 वर्ष से कम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो समुद्दिष्ट किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ? भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में, किशोर न्याय अधिनियम में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। उपरोक्त में से किसी में भी हो तो होगा। आंसर नंबर डी हमारा सही है। छठवें का आंसर नंबर डी हो गया। अब 7वां है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमला का अर्थ स्पष्टीकरण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 3 में परिभाषित किया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है तो 10 वर्ष से अन्यून का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड 10 वर्ष से अन्यून का कारावास, आजीवन तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना हो सकेगा। आंसर नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है जो कोई से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला
करता है यह कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बाद बालक के साथ ऐसा करता है तो प्रोहिबिशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। 5 के साथ तो 12 वर्ष से आंसर नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन लैंगिक हमले के लिए दंड क्या है? तो 20 वर्ष से अन्यून का कठोर कारावास प्रोहिबिशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। 20 वर्ष से अन्यून प्रोहिबिशन लैंगिक हमले के लिए दंड है 20 वर्ष से अन्यून का कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के कारावास और जुर्माना है। आंसर नंबर सी हमारा सही है। 11 है, एक शराबी ने जानबूझकर बालिकाओं के सामने अपने कपड़े उतार दिए। उसने क्या अपराध किया है? लैंगिक उत्पीड़न किया है। ठीक है, 11 का हमारा पहला वाला सही है। 12 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया है? तो धारा 11 में परिभाषित किया गया है। 12 का हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 13 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए है 3 वर्ष एवं जुर्माना। आंसर नंबर हमारा 13 का हो गया बी वाला सही। आंसर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली गई। एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है जिससे उसका पति वहां उपस्थित छात्रों से बलात्कार कर सके। उसका आपराधिक दायित्व क्या है? तो उसका आपराधिक वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की दोषी है। मतलब आंसर नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है 15, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? तो 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड है। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पर बी सही है, परंतु परिभाषित 16 में किया गया है। तो दंड पूछा है तो 17 है। 16 है, जो कोई लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के दिन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित होगा, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से। आंसर नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? तो प्रयास के लिए है धारा 18। आ वाला हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, थाने के भारसदक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया। क्या उसने कोई अपराध किया है? क्या उसने कोई अपराध किया है? तो आंसर नंबर डी है, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड है? तो धारा 22 में। आ वाला हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, धारा 22(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है कि जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। तो बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा 22(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो बालक का कथन 24 के अंतर्गत लिखा जाता है, धारा 24। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा। तो लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले जो अधिकारी है उसका स्तर उप निरीक्षक पुलिस से वो नीचे का नहीं होगा। मतलब आंसर नंबर हमारा बी सही है। अब है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन पुलिस अधिकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? तो उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य महिला पुलिस अधिकारी।
आंसर नंबर सी हमारा सही है। ये रिपीट हुआ है, 22 में भी यही पूछा था, उसको पूछने का तरीका अलग कर दिया था। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 में है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्तों का पालन बालक से परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए? तो उपरोक्त सभी है। मतलब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सी शर्तों का पालन बालक से परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए? तो बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहां पर साधारण निवास करता है उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। पहला सही है। दूसरा है जहां तक संभव हो बालक का बयान उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जो पुलिस वर्दी में नहीं हो। और तीसरा है अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए। तो ये तीनों ही हमारे सही हैं। मतलब आंसर नंबर डी हमारा यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अन्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन अभियुक्त से अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। 164 के अंतर्गत अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा सही है। 28 है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा। तो अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आंसर नंबर डी। 27 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है तो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। 27 का। 28 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के अधीन कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा है तो ऐसी अवधारणा जो 29 के अधीन की जाती है वो खंडनीय अवधारणा है। 28 हो गया। 29 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 30 के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना कहा जाता है केवल तब जब विशेष न्यायालय उसकी युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करे। कब? तो आंसर नंबर पहला सही है। केवल तब जब विशेष न्यायालय उसकी युक्तियुक्त संदेह से परे हो विद्यमान होने पर विश्वास करे। 30 है लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किस अधिनियम के अंतर्गत होंगी? तो विशेष न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाहियां हैं किस अधिनियम के तहत होगी? तो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी। आंसर नंबर बी हमारा सही है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? तो आंसर है विशेष लोक अभियोजक कार्यवाहियों का संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने 7 वर्ष तक का, आंसर नंबर सी, 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। 33 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा? तो कोई विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकेगा। आंसर नंबर बी सही है। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना। चौथे से क्वेश्चन नंबर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो 1 वर्ष के अंतर्गत, आंसर नंबर डी सही है। 1 वर्ष के अंतर्गत निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाएगा। 35 से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों के विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 40 में विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार जो है दिया गया है धारा 40 के तहत। 36 से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की निम्नलिखित कौन सी धाराएं दंडिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित की गई हैं? तो दंडिक विधि द्वारा संशोधित किए गई हैं 42।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की निम्नलिखित कौन सी धाराएं दैनिक विधि अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित की गई है? तो 42 को संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधान करती है, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता के लिए बात करती है। अब हमारा क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक 2019, उद्देश्य और कारणों का कथन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 उक्त अधिनियम लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम लिंग निरपेक्ष और प्रत्येक प्रकरण पर बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के मामले में संबंधित है, जिससे बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, तथापि हाल ही के समय में देश में ऐसे आपराधिक की जिसकी किशोर पीड़ितों के बारे में बर्बर दृष्टिकोण होता है, अमानवीय मानसिकता दर्शाने वाले बाल यौन अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। बालक उनकी अल्पवयस्कता, शारीरिक दुर्बलता तथा जीवन और समाज का अनुभव नहीं होने के कारण आसान शिकार बन रहे हैं। इस घिनौने कार्य को करने वाली शक्ति के विषम संतुलन से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी बात पर मान लेने से बालक के मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और रिपोर्ट किए गए अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि ऐसे बालक जो अपने बचपन में यौन हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उसका बाद के जीवन में अधिक दुरुपयोग होता है। वर्ष 2016 को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या में वृद्धि को उपदर्शित करता है, जिसमें वर्ष 2012 की बजाय 13 में 47.7% वृद्धि और 13 की बजाय 14 में 1.78% की वृद्धि दर्शाता है। उसके पश्चात ऐसे मामलों की संख्या में कमी नहीं हुई है। चौथा है, उच्चतम न्यायालय ने मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब समुदाय यह महसूस करता है कि परिरक्षण के लिए मारने वाले को भी मारा जाना है, तो समुदाय मृत्युदंड को मंजूर करके उस सुरक्षा को प्रत्याहृत कर सकता है, किंतु समुदाय प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं करेगा। यह ऐसा दुर्लभतम मामलों में ही करेगा जहां उसने सामूहिक अंतःकरण को इतना धक्का लगता है कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से उनकी मृत्युदंड दिए जाने की वांछनीय या अन्यथा व्यक्तिगत राय के होते हुए भी मृत्युदंड दिए जाने की प्रत्याशा करेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा देवेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य में इसी अनुरूपता को दोहराया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब समुदाय के सामूहिक अंतःकरण को इतना धक्का लगे तो न्यायालय को मृत्युदंड देना चाहिए। 5 है, पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में चूंकि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के लिए उपबंध करने हेतु संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे अपराधकर्ताओं को भयोपरत किया जा सके और किसी बालक के लिए संरक्षण, सुरक्षा, गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें केंद्र सरकार को किसी बालक को किसी भी रूप में सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभियुक्त प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है। पूर्व उल्लेखित प्रयोजन के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक 2019 जो लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था तथा विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए संविधा 16वीं लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो गया, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्टों का, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।